इस बार का बजट 6 लाख करोड़ के आसपास का आने का है। जब बजट की बात करते हैं तो वो इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए सबको, सबकी इनकम बढ़नी चाहिए। देखिए, महिलाओं को क्या चाहिए? शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण और स्वावलंबन। 480 घोषणाओं की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। थोड़ी सी बढ़तियां लाती है और कहती है कि युवाओं के लिए हमने पिटारा खोल दिया और ये कर दिया और वो कर दिया, तो महज ये दिखावी बातें हैं। जॉब्स क्रिएशन होनी चाहिए जिसकी की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 1049 पदों पर वैकेंसी निकालेंगे, उसमें से केवल 487 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ। और स्वावलंबन सशक्तिकरण अपने आप होगा जब ये सब चीजें अगर बजट में इन सब के लिए प्रावधान होगा। अच्छा, जो हम तमाम भर्तियों में सीबीआई की जांच कर रहे थे, चाहे रीट भर्ती हो, एसआई भर्ती हो, वो भी सारी पेंडिंग है। उम्मीद है कि बजट में महिलाओं के लिए कुछ अच्छा किया जाए। कभी कभी भ्रष्टाचार की बात होती है, इसके ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है। हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल्स होने जरूरी हैं। अभिभावक इतना ज्यादा शोषित है कि वो सरकार से केवल काम नहीं कर सकता, उम्मीद ही रख सकता है, आशा रख सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा सा टैक्स हॉलीडे भी मिले, अगर हमको सरकार से कुछ लोन मिलता है या टैक्स के ऊपर। स्कूलों का अस्तित्व पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दिया, तो ये सबसे बड़ी पीड़ा का दर्द है। क्योंकि एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। बेरोजगारी भत्ता बढ़कर मिले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यदि सही ढंग से इम्प्लीमेंट करो तो एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस को भी हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। बजट आ रहा है, इसमें सबसे उम्मीद है कि कम से कम 1000 कोचेस की वैकेंसी गवर्नमेंट लेके आए। ये छोटे छोटे गांवों के अंदर भी स्कूल्स खोले जाने चाहिए। इंस्टीट्यूशन तो बढ़ा रही है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अभिभावक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। आप दूसरे गेम्स को देखें, उतनी फैसिलिटीज नहीं है। तो राजस्थानी भाषा को जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था वो शायद मिलेगा। जॉब्स ज्यादा मिले स्पोर्ट्समैन को और उनको इंसेंटिव दिया जाए। इन दिस बजट वी शुड एलोकेट दैट एटलीस्ट ईच एंड एवरी विलेज शुड हैव प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ऐसा कुछ लाना चाहिए जिससे कि राजस्थान भी दूसरे स्पोर्ट्स में भी ऊपर जाए क्रिकेट के साथ। एमएसपी के तहत जितना मटेरियल खरीदने का अनुबंध है उतना मटेरियल खरीदे। ये बजट राजस्थान में बनेगा या दिल्ली से बन करके आएगा, एक राजनीतिक सवाल भी है। एजुकेशन के ऊपर जो बजट एलोकेशन है वो ज्यादा हो। गहलोत सरकार ने बनाई थी, उस पर भी चर्चा की जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए ताकि जो वर्कर हैं उनको कुछ मिल सके। प्रत्येक अस्पताल के अंदर एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। तो हमारा बजट है वो आंकड़ों का खेल न बनकर जो हमारे प्रत्येक वर्ग को साधने वाला बजट होगा, उनके सपनों का आधार बनेगा। नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे उससे पहले हमारा पूरा मंच मैं चाहूंगा एक बार आप सभी को दिखा दिया जाए। हमारा पूरा मंच सज चुका है। राजस्थान के लिए कल का दिन अपने आप में एक बड़ा दिन। वजह, हमारी जो वित्त मंत्री है दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री भी है, वो कल राजस्थान का पूर्ण बजट जो है वो पेश करने जा रही है, जिसको लेकर आम जनता की भी उम्मीदें उससे बहुत काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है। साथ ही सरकार के ऊपर भी आम जनताओं की उम्मीदों का वो बोझ है जिसे पूरा करने में सरकार पूरी जद्दोजहद में जुटी हुई है। अब क्या कुछ हर सेक्टर को लेकर उम्मीदें हैं, हर सेक्टर के एक्सपर्ट हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। चाहे हम बात कर ले एजुकेशन की बात कर ले, चाहे हम कांग्रेस बीजेपी की बात कर ले, गिग वर्कर्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ की बात कर ले, सारे एक्सपर्ट्स, महिलाओं की हम बात कर ले, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हर सेक्टर की आखिर क्या कुछ उम्मीदें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राजनीति से कि आखिर कल जो बजट पेश होने जा रहा है उससे क्या कुछ उम्मीद जो है जगाई जा सकती है आम जनता को। सर, देखिए राहुल जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जनता द्वारा चुनी गई और जनता की हितैषी जो भी काम हो सकते हैं उसके लिए बनी हुई सरकार है। ऐसी योजनाएं जिसमें कि किसान, महिला, वंचित, बच्चे, ये सभी को और 8 करोड़ राजस्थान की जनता के अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठा है उस तक किस तरीके से वो लाभान्वित हो, उसका अपग्रेडेशन हो, ये हमारी प्राथमिकता है। चाहे वो शहर के व्यक्ति हो, चाहे वो गांव के व्यक्ति हो, चाहे जल से संबंधित समस्याएं हो और चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, गांव से रिलेटेड हो, पंचायत से रिलेटेड हो, ये सारी हमारी जो भी जिसके कारण कि लोगों और जनताओं का भला हो सकता है, वो सारी योजनाएं कल अपेक्षा से जो भी आपने अपेक्षा कर रखी है, मैं आपको यहाँ पर इस मंच पे ये बता सकता हूँ कि उससे अच्छा बजट आएगा। और इस बार का बजट 6 लाख करोड़ के आसपास का आने का है, तो ये एक 6 लाख करोड़ का बजट इस बार आ रहा है। तो वो ये मान लीजिए कि बहुत कुछ उसमें पूंजीगत निवेश होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और एक 5 साल के लिए जो भी हम घोषणाएं करेंगे
उसकी समयावधि अब जो रिक्वायर्ड टाइम है कि भी मान लीजिए 4 साल 4 बचे साल जो बाकी तो है। 4 साल की अवधि के हिसाब से हम करेंगे। देखिए पिछली बार भी हमने लगभग 1000 घोषणाएं की, वो 1000 घोषणाएं 5 साल के लिए की, उसमें 277 घोषणाएं कंप्लीट हुई, 480 घोषणाओं की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है और बाकी भी प्रोसीडिंग्स में है। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो आप कहो वो ही बोलो और जो करो वो आपको बोलना चाहिए। बिना वजह के आप केवल घोषणाएं करो ऐसा नहीं, पूरी घोषणा करते वक्त आपके पास वित्तीय प्रबंधन और इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो वो होना चाहिए। प्राथमिकता जैसे सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार बनी थी तो मुख्य मुद्दा था महिला सुरक्षा, और जो प्रदेश क्राइम में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, पेपर लीक को लेकर के युवा असंतुष्ट थे, बेरोजगारी को लेकर के बहुत ज़्यादा असंतुष्टि थी। पहले ही वर्ष में आप देखिए महिला सुरक्षा में 10.61% की कमी आई है। तो ये मैं मानता हूँ कि भी जिस तरह से पेपर जो एंटी स्क्वाड बनी पेपर लीक के लिए, गैंगस्टर एक्ट एक टास्क फोर्स बनी और संगठित अपराध को रोकने की चेष्टा की गई है। 264 के करीब तो पेपर लीक में ही पकड़े गए काफ़ी सारे लोग, और हम अभी भी हमारा शिकंजा ऐसा नहीं है छूटा है, हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान राजस्थान में हुआ निवेशकों का आना, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, एक साल की भी काफी उम्मीद है आने वाले समय में। जी 11,000 करोड़ से ऊपर के फंड्स आ चुके हैं और बाकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट हो। चलिए अटल जी वापस आऊंगा आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। विपक्ष में आप हैं मैम, क्या लगता है कि सरकार को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए इस बजट के अंदर? क्या कुछ प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए मुझे लगता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई लॉ बनाते हैं या बजट बनाते हैं, तो हमारे लिए गाइडिंग फोर्स हमारा संविधान होता है। तो संविधान में जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो क्योंकि हम जब बजट की बात करते हैं तो वो इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए सबको, सबकी इनकम बढ़नी चाहिए, तो इनकम जनरेशन के कुछ प्रयास होने चाहिए। और इनकम जनरेशन में मैं इसको 2 हिस्सों में बांटूंगी। एक तो जॉब्स क्रिएशन होनी चाहिए जिसकी कि बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और दूसरा कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि सिर्फ जॉब्स पे ही डिपेंडेंट नहीं रहा जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ये है कि हम एक तो स्किल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें और दूसरा जो फाइनेंस की अवेलेबिलिटी हो वो काफ़ी इजी और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जॉब क्रिएशन की, तो जॉब क्रिएशन में मुझे लगता है कि हमारी जो इकॉनमी के 3 सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, इन तीनों में कुछ कुछ काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि राइजिंग राजस्थान हुआ, तो राइजिंग राजस्थान हुआ, उसमें बहुत सारे एमओयूज भी साइन किए गए। तो उन एमओयूज में से बहुत सारे एमओयूज धरातल पे उतरेंगे नहीं उतरेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जॉब क्रिएशन से रिलेटेड वो है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में जो 2 मेजर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं खुद एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर रही हूँ लंबे समय तक, तो मुझे पता है कि जो 2 प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक तो किसी भी इंडस्ट्री को लैंड लेने की प्रॉब्लम आती है, और एक हम बात करते हैं पावर की। तो राजस्थान में पावर, गुजरात को देख लीजिए, हरियाणा को देख लीजिए, सब स्टेट से महंगी पावर है यहाँ पे। तो अगर हम इंडस्ट्रीज को लैंड कम रेट पे उनको इजीली हम ऑनलाइन प्रोसीजर सिंगल प्लेटफॉर्म पे हो, और पावर भी, क्योंकि हम तो सोलर पावर में हमारे पास तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। तो अगर हम पावर पे कुछ काम करें तो पावर एक तो एक सबसे बड़ी ज़रूरत होती है किसी भी इंडस्ट्री को लेके, और दूसरा लैंड। तो मुझे लगता है इन दोनों को अगर हम टैकल कर लेंगे तो इंडस्ट्रीज आएंगी तो जॉब्स आएंगी, और जॉब्स आएंगी तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो इनकम इनक्वालिटी कम होगी और हम इकोनॉमिक जस्टिस की तरफ जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हुई दोस्तों राजनीति की बातें। अब बात करते हैं आम जनता से जुड़े हुए क्या कुछ मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी आज के समय में बना हुआ है। युवाओं के अंदर
बहुत युवा हैं जो बेरोजगार घूमते हैं, तमाम तरीके की बातें जो है युवाओं के लिए लेकर आई जाती है। पिछली बार जो बजट आया 4 लाख नौकरियों की बात हुई, उसमें से कितनी जो है सरकार ने पूरी करी और अब आने वाले समय में क्या कुछ चैलेंजेस है, उस पर हम बात करेंगे। जी सर। देखिए सर, मैं कहूँगा कि जो पिछला बजट था उसकी सारी जो भर्तियों को लेकर जो घोषणाएं थी वो तमाम डिपार्टमेंट में जो घोषणा हुई वो सारी अधूरी है। सरकार की एक घोषणा थी कि हम ऊर्जा विभाग में 1049 पदों पर वैकेंसी निकालेंगे, उसमें से केवल 487 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ और 592 पद है उसको मंत्री जी खुद वित्तीय स्वीकृति मांग रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट उनको वित्तीय स्वीकृति ही नहीं दे रहा। आज हम देख रहे हैं पूरा ऊर्जा विभाग जो है निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है। मैं रोडवेज विभाग की बात करूं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी इसको देख रहे हैं, लेकिन ऐसा दिन नहीं है जिस दिन एक्सीडेंट नहीं हो रहा, लेकिन इस पर ध्यान नहीं जा रहा क्योंकि 1650 पदों पर जो पिछले बजट में घोषणा की गई थी कि हम 1650 पदों पर जो रोडवेज विभाग में भर्ती की घोषणा करेंगे, लेकिन केवल 500 पदों पर परिचालक की भर्ती की घोषणा की गई और वो घोषणा भी अधूरी है। सर ऐसे ही अपना शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में केवल 22,549 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की घोषणा हुई है। उसके अलावा 17,500 पद जो है फर्स्ट ग्रेड में खाली है, केवल 2202 पदों पर घोषणा हुई है, 11 साल में सबसे कम पदों पर। इसी प्रकार सेकंड ग्रेड में भी 13 साल में सबसे कम पदों पर भर्ती की घोषणा हुई, इसमें भी 25,000 के आसपास पद खाली हैं। शिक्षा विभाग में मेजर बात करूँ तो स्कूलों में 45,042 पद ऐसे हैं जिनको नए पद सर्जित होने चाहिए थे, वो पद भी सर्जित नहीं हुए। बेरोजगारी भत्ता है, बेरोजगारी भत्ता भी जो पिछले साल भर से किसी का 2-2 महीने का बेरोजगारी भत्ता है वो भी बेरोजगारी भत्ता पेंडिंग है। साथ ही जो हम तमाम भर्तियों में सीबीआई की जांच कर रहे थे, चाहे रीट भर्ती हो, एसआई भर्ती हो, वो भी सारी पेंडिंग है। पीटीआई भर्ती 2022 जिसको लेकर जो बीजेपी सत्ता में आने से पहले वादा कर रही थी कि हम इसकी पूरी जांच करवाएंगे, उसके पुनः सत्यापन भी जो बीजेपी सरकार है वो नहीं करवा पाई, उसको लेकर भी हम माननीय न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, तो नौकरियां तो निकाल दी जाती है, लेकिन उन नौकरियों का फ़ायदा क्या अगर पेपर लीक जैसे मुद्दे जो हैं, तमाम मुद्दे राजस्थान में जो है निकलकर सामने आते हैं। एक महिलाओं का बड़ा मुद्दा है, महिलाएं जो हैं आज हर सेक्टर में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। महिलाओं की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक करते हैं, लेकिन महिलाओं की क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से, वो हम जानने की कोशिश करेंगे आधी आबादी से। जी मैम। सो ऑफ कोर्स हम लोगों को इस बार राजस्थान सरकार से उम्मीद है कि बजट में महिलाओं के लिए कुछ अच्छा किया जाएगा, क्योंकि हमारी जो डिप्टी सीएम प्लस फाइनेंस मिनिस्टर वो भी राजस्थान की बेटी दिया कुमारी जी हैं, तो हमें उम्मीद है कि राजस्थान की महिलाओं के लिए कुछ अच्छा निकाल के आएगा इस बार। लास्ट ईयर भी उन्होंने जो बजट में कुछ एक घोषणाएं की थी जो बहुत अच्छी सी थी, पहले मैं उनके बारे में बताऊंगी, जिसमें कि जैसे लखपति दीदी योजना थी, है ना, पीएम मातृवंदन योजना थी, साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का गर्ल्स के लिए था, इसके अलावा जेंडर बेस्ड वायलेशन के ऊपर जो प्रिवेंशन और लीगल सपोर्ट के लिए जो थी, ये कुछ योजनाएं थी, लेकिन वो पिछले 1 साल में मुझे नहीं लगता कि उतनी क्रियान्वयन नहीं हुआ। दे आर नॉट एक्चुअली ऑन द ग्राउंड्स एंड कहीं सिस्टम में वो घुट के रह गई हैं, तो उसके ऊपर अपडेट करना उसको बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लीगल के ऊपर हम महिलाओं के लिए काम करना ज़रूरी है, उनको अपने लीगल राइट्स नहीं मालूम है, तो ऐसा कुछ करना चाहिए। उसके अलावा जो वुमेन सेफ्टी की अभी बात शुरू में भी हुई थी, वुमेन सेफ्टी पे अभी बहुत कुछ बाकी है। स्पेशली वी नीड वर्किंग वीमेन के लिए, अगर जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल्स होने ज़रूरी हैं जहाँ पे वो सेफली आराम से रह सकें, काम कर सकें, और किसी भी तरह से एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि महिलाओं को उसके अंदर भी इंडिपेंडेंस मिले। और सबसे मेन चीज़ है कि लैंड ओनरशिप जो है वो महिलाओं के नाम से हो, हाउसिंग और लैंड ओनरशिप महिलाओं के नाम से हो, इसके लिए कोई एक्ट बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं एक बात हमेशा से कहती आ रही हूँ कि हमारे राजस्थान में आप देखिए कि जैसे जैपनीज़ जोन है, कोरियन जोन बनने जा रहा है, इसी तरह ज्वेलरी जोन है, अगर आप सीतापुरा में बात करें तो एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जोन होना चाहिए, या वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क एक बहुत होना ज़रूरी है, जिसमें सिंगल विंडो से वुमेन एंटरप्रेन्योर को या उद्यमी को क्लियरेंस मिल सके, जिससे कि वो अपना उद्योग लगा सके। नहीं तो सरकारी एनओसीज के चक्कर में हम लोग आधे रास्ते में ही अपना बिजनेस करना छोड़ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी शुड हैव सम इंसेंटिव्स आल्सो ऑन द लोन्स, प्लस हम लोगों को थोड़ा सा टैक्स हॉलीडे भी मिले अगर हमको सरकार से कुछ लोन मिलता है या टैक्स के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें महिलाओं से रिलेटेड ज़रूरी हैं। और घर गृहिणी की अगर हम बात करें तो महंगाई आप सब जानते ही हैं कि किस हालत में, तो कुछ उसके ऊपर लगाम ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे बड़ी चीज़ है कि फ्यूल जो हमारे राजस्थान में है, वो पेट्रोल डीजल इतना महंगा है जिसकी वजह से हर चीज़ बिल्कुल, तो दिल्ली जब आप हरियाणा से आप कंपेयर करें हमारे नेबर स्टेट से, तो हमारा पेट्रोल बहुत महंगा है, तो वो उसके ऊपर भी वर्कआउट होना ज़रूरी है। थोड़ा सा अगर उससे कम हो तो शायद हम महंगाई को चेक कर पाएँ। चलिए, महिला नेता भी हमारे साथ हैं,
मैम, डंके की चोट पर आप महिलाओं के लिए लड़ाइयाँ करती है, क्या कुछ कहेंगी इस बजट को लेकर? महिलाओं के लिए क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, बिल्कुल सरकार का ये दूसरा पूर्णकालिक बजट है और इसमें हम लोग बहुत सारी उम्मीदें, हर वर्ग को उम्मीदें हैं। महिलाओं के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, महिलाओं को क्या चाहिए? शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण और स्वावलंबन। वो अगर ये सब चीज़ें अगर महिलाओं के लिए होंगी बजट में, तो महिला जो आधी आबादी कहलाती है, तो यहाँ पे पूरा जो राजस्थान की प्रगति में वो पूरा अपना पूर्ण दे पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा में जो एड ऑन होना चाहिए उसके लिए मैं बात करूँगी कि यहाँ पे जिस तरह से मोबाइल जो डिजिटल चल रहा है, मोबाइल हर हाथ में है, तो जहाँ पे सुलभता होती है तो वहाँ पे सुरक्षा की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहाँ पे वर्चुअल टच की जो जानकारी है वो बच्चों को दी जाए, चाहे बालिका हो चाहे बच्चा हो, सबको पता होना चाहिए कि क्या वर्चुअली हमें किस तरह से जुड़ना है, क्या वर्चुअल गुड टच है, क्या बैड टच है। फिर बात हम करते हैं सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा कदम उठाने चाहिए, जिस तरह से कैमराज हर जगह हो। और कई बार सुरक्षा के मामले से बच्चियां शिक्षा भी नहीं ले पाती क्योंकि ड्रॉप आउट है, वो आप रेट सब अगर हम देखें तो वहाँ बात करते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली मेन चीज़ हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अभी। तो अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों को स्कूल में, कॉलेजेस में इनको बताया जाए, क्योंकि बच्चों को जो ग्राउंड लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे ये बजट में प्रावधान होने चाहिए जागरूकता अभियान के। स्वावलंबन के लिए सरकार वैसे बहुत कुछ कर रही हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो ऑलरेडी महिलाओं के लिए है, जैसे लखपति दीदी योजना है, अपने लाडो प्रोत्साहन योजना है। इनके लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। पर जो ज़मीनी स्तर पे जो महिलाएं हैं, जो कहते हैं आखिरी पंक्ति की बात करते हैं हम, तो वहाँ पे उनको पता होनी चाहिए कि सरकार ने इतनी अच्छी योजनाएं अगर लागू की है तो वो उनको पता रहे। और स्वावलंबन सशक्तिकरण अपने आप होगा जब ये सब चीज़ें अगर बजट में इन सब के लिए प्रावधान होगा अच्छा, और महिलाएं अपने आप जो राजस्थान की प्रगति है उसमें अपना अहम हिस्सा निभा पाएंगी। बिल्कुल मैम, पॉलिसीज़ तो ला दी जाती हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, बनकर रह जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन में वो कहीं ना कहीं रह गई, या फिर एक जागरूकता की कमी जो है वो कहीं ना कहीं निकल कर सामने आती है। युवाओं की हम बातें करेंगे क्योंकि आज का जो हमारा युवा है काफ़ी एक्टिव है, हर चीज़ में एक्टिव है, आगे बढ़ रहा है, तो लेकिन उनके भी अपने कई मुद्दे हैं, कई तरह के, चाहे नौकरियों को लेकर हो जाए, चाहे किसी भी सेक्टर में। आज पॉलिटिक्स में भी युवा आगे निकल कर आ रहे हैं, तो हर चीज़ को लेकर उनके अपने मुद्दे हैं, तो उनसे जानने की बात करेंगे। जी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, ऐसा है, देश प्रदेश की राजनीति युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन जब बात आती है युवाओं के हकों की, अधिकारों की, तो युवा खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। सरकार ने पिछले जो बजट करे उनमें जो भर्तियों की बात करी, रोजगार की बात करी, वो सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पाई। अब देखना होगा कि कल राजस्थान सरकार इस बजट में युवाओं के लिए क्या लेकर आ रही है, क्या नहीं, वो कल पता लगेगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ कि सरकार सरकारी सेक्टर में भी भर्तियाँ युवाओं के लिए निकाले, प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं के लिए ऐसी व्यवस्था करे जिनको रोजगार मिल सके। जो बहुत सारे युवा रोजगार की तलाश में हैं, और आप देखिए ना बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है, और गवर्नमेंट महज थोड़ी सी भर्तियाँ लाती है और कहती है कि युवाओं के लिए हमने पिटारा खोल दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। तो महज ये दिखावी बातें हैं जो हमें बजट में दिखाई पड़ती हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ सरकार से कि अभी सरकार ने भर्तियां निकाली थी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बहुत कम पद है, वहाँ पद वृद्धि हो। थर्ड ग्रेड में भर्तियां है ही नहीं है, 7000 पदों पर डीपीसी की बात चल रही है, वहाँ पे पद वृद्धि हो और जिससे युवाओं को मौका मिल सके। बेरोजगारी भत्ता जो सरकार में मिलता था पहले वो बंद हो गया, बेरोजगारी भत्ता बढ़कर मिले। छात्रवृत्ति जो युवाओं को मिलती थी जिससे युवाओं को सारा लगता था, क्योंकि युवा ग्रामीण परिवेश के रहने वाले, तो उनको कम से कम छात्रवृत्ति अच्छी मिल सके, उनको बेरोजगारी भत्ता मिल सके। और युवाओं को लेकर जो उम्मीदें हैं बजट में, हम इस बार मान के चल रहे हैं कि सरकार उनको पूरा करेंगी और युवाओं के लिए भर्तियां भी निकालेंगी और युवाओं के हकों की बात भी करेगी। आपके पास आऊँगा सर, युवाओं की और हम बात करेंगे। उससे पहले वित्तीय प्रबंधन को लेकर क्या कुछ सरकार को तैयारियां करनी है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? राहुल जी, आज की जो परिचर्चा है, कल जो बजट आने वाला है उसमें क्या उम्मीदें उस पर रखी है, मैं 3 बातें बताऊंगा। 3 बातें बताने के पहले एक कमेंट मैं करना चाहूँगा कि दिस इज़ द गोल्डन टाइम फॉर द राजस्थान। इसके 2 कारण है। एक तो इस बार मानसून बहुत अच्छा आया है, दूसरी बात जो सेंट्रल में और स्टेट में जो गवर्नमेंट आई है, एक ही पार्टी की जो गवर्नमेंट है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऐसा संयोग पहले भी हुआ है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इस बार संयोग ज़्यादा रियलिस्टिक है। तो इस बार हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और गवर्नमेंट लगता है उठा भी रही है। इसमें 3 तरह की इश्यूज हैं जिनको मैं समझता हूँ कि बजट में कवर करना चाहिए।
नंबर 1 अभी अपन ने बहुत बात करी राइजिंग राजस्थान की, और अब की बार रिकॉर्ड 35 लाख करोड़ के MOU आए हैं। और मुझे लगता है कि इस बार जो इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, हालांकि हर बार अपन देखते हैं कि ऐसा ये रेगुलर फीचर है, लेकिन 10% 15% तक ही इम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब की बार ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा भी इतने होंगे कि ये भी एक रिकॉर्ड बनेगा कि जितने इम्प्लीमेंट होंगे ये रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी भी क्या है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है डिपार्टमेंट्स में। जैसे बिजनेसमैन कहीं जाता है उद्योग भवन में, तो उसे ये तो आश्वासन मिलता है कि हम आपके सारे काम सब डिपार्टमेंट में आपकी मदद करेंगे, लेकिन एक जगह काम करने वाली बात अभी भी नहीं लग रही है। उसे जाना हर डिपार्टमेंट में है, और वो ये कहते हैं कि कहीं प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताएं, हम आपकी मदद करेंगे। तो एक मदद करना और एक ही जगह काम करना, दोनों में फ़र्क है। तो मेरा मानना है कि इसको थोड़ा सा और सुधारना पड़ेगा कि क्यों नहीं सिंगल विंडो पे सारे काम हो। इस और राजस्थान गवर्नमेंट को बजट में कुछ प्रावधान करने चाहिए ताकि ये और अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो सके। दूसरी इशू ये है कि मेरा ये मानना है कि पूरे इंडिया में ज़्यादातर स्कीमें जो चल रही है, चाहे वो एजुकेशन ले लो, हेल्थ ले लो, वाटर ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, सारी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की हेड पे चल रही है। तो पैसा तो मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टेट को करना है। तो आज की स्थिति है कि पैसा जो आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, चाहे वो एजुकेशन में ले लो, हेल्थ में ले लो, एग्रीकल्चर में ले लो, इसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर हो तो हम जो पहली दो बातें हैं, एक तो क्या है कि पुरानी गवर्नमेंट में भी ऐसा नहीं पैसा नहीं आ रहा था, लेकिन कई रेस्ट्रिक्शंस थे। कई बार गवर्नमेंट कहती थी साहब ये हम आपके नाम से नहीं करेंगे, इस नाम से नहीं करेंगे, तो कई बार पैसा लेती भी नहीं थी। अब ये प्रॉब्लम नहीं है, अब ये गवर्नमेंट हर कंडीशन में पैसा लेने के लिए तैयार है, ले भी रही है। तो आपके पास में पूरे रास्ते खुले हैं पैसा लेने के, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको करना है। वो एडमिनिस्ट्रेशन यदि ढंग से हो गया तो मेरा मानना है कि सेंट्रल की जितनी भी स्कीम है, जितना पैसा आ रहा है, यदि वो राजस्थान में लग जाए तो राजस्थान बहुत फ्लोरिश करेगा, ऐसा मेरा मानना है। नंबर 1। नंबर तीसरा इशू जो मैं लाना चाह रहा था वो था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है। और मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था सर कुछ दिन पहले, इवन एग्रीकल्चर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यदि सही ढंग से इम्प्लीमेंट करो तो एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस को भी हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें अडोप्ट करना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट को भी प्रयास करने पड़ेंगे, सीमित नहीं रखें, और इसके थ्रू जितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके वो करना चाहिए। और यदि ये सब चीज़ें बजट में समावेश हो गई तो मेरा मानना है कि राजस्थान बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करेगा। पर आपको नहीं लगता सर AI का आप कह रहे हैं कि सीमित ना रखें, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे हैं? बिल्कुल ड्रॉबैक है, लेकिन हमें किसी चीज़ के ड्रॉबैक, पहली बात तो ड्रॉबैक है तो उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, उसको रोकने के उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन कोई अच्छी चीज़ को हम अडोप्ट करने से रोक इसलिए नहीं सकते क्योंकि उसमें ड्रॉबैक है। आपको ड्रॉबैक को रोकना है, मैंने कि उसको पूरी चीज़ को रोकना है। जो चीज़ में पता है कि इसमें मल्टीपल डेवलपमेंट है तो उसको रोकना गलत है। उसके ड्रॉबैक है, उसके नुकसान है। जैसे मान लो कि आज बैंकिंग सेक्टर में बात कर लो, UPI से पेमेंट, आज क्रेडिट कार्ड भूल गए लोग बाग, UPI से पेमेंट कर रहे हैं, अब इससे फ्रॉड भी हो रहे हैं। लेकिन क्या आप हर आदमी को पूछ लो, सब UPI यूज़ कर रहा है, क्या UPI बंद करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कितनी सुविधा हो गई, समय की जरूरत बन चुकी है, और फ्रॉड हो रहे हैं तो फ्रॉड को रोको। उसके लिए कई तरीके हैं और नेचुरली गवर्नमेंट कर भी रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके लिए कानून बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना कानून बनाना चाहिए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए ताकि हम मल्टीपल ग्रोथ कर सकें। चलिए, ये तो वित्तीय प्रबंधन की बात करी। बजट विशेषज्ञ हमारे साथ बैठे हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे इस बजट को लेकर सर क्या कुछ उम्मीद है। आम जनता से जुड़ी हुई अगर उम्मीदों की बात की जाए तो आम जनता क्या आस बांध के बैठी है सरकार से इस वक्त? देखिए, जो एक हमारे वित्त मंत्री है, जो बजट पेश करने वाली एक महिला है। सबसे पहले तो वो महिलाओं की दुविधा या उनका सशक्तिकरण या उनके जो समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए, तो उन्होंने स्टेक होल्डर से बात की है और मुझे आशा है कि सबसे ये समर्पित होगा और मिडिल क्लास को ये बजट समर्पित होने वाला है। क्योंकि केंद्र सरकार में भी मिडिल क्लास के ऊपर काफ़ी काम हुआ है, तो स्टेट गवर्नमेंट को उसी दिशा के अंदर एक उम्मीद है कि जो भी मिडिल क्लास है, चाहे वो सर्विस क्लास है, मीडियम बिजनेसमैन है या रेडी वाले हैं या और कुछ है, तो ये उनके लिए समर्पित बजट होगा और डेवलपमेंट का होगा। आप ये देखिए कि राजस्थान के अंदर सरकार बने, ये पहली बार हुआ है कि फर्स्ट ईयर के अंदर ही
इस तरह की एक स्कीम लाए कि सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को इकट्ठा किया, राइजिंग राजस्थान का एक रूप दिया जिसको प्रधानमंत्री जी ने आके सपोर्ट किया। तो ये एक डेवलपमेंट का इशारा है राजस्थान के लिए। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जहाँ सुरक्षा और ये जो आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, जैसे IAI की बात हुई है, टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे को आगे बढ़ना पड़ेगा। जहाँ सुरक्षा का एक माहौल जिस स्टेट के अंदर है वहाँ व्यापार और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें उसको भी देखने की ज़रूरत है। नए कानून यदि बनाने पड़े तो उसको भयमुक्त कानून बनाने पड़ेंगे, लोग बाग बाहर निकले आए और ऐसा माहौल क्रिएट हो जिससे लगे कि प्रशासन कुछ काम कर रहा है। और ये जो कभी कभी भ्रष्टाचार की बात होती है, इसके ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार मिनिमम वो हो और किसी ना किसी उसकी ऑफिसर्स की एक मॉरलिटी और उनका दायित्व और उनका जो डेडिकेशन है वो निकल के आए। जैसा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने 20 IPS IAS ऑफिसर्स को ये राइजिंग राजस्थान में लगाया है और सिंगल विंडो का जो काम अब होने जा रहा है। मैं मान के चलता हूँ कि ये जो बजट है 6 लाख करोड़ का, करीब 6.25 लाख करोड़ का, इसके अंदर सभी की, चाहे वो बेरोजगार हो, मजदूर हो या जो भी महिलाएं हो, सभी को होगा। और एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है कि एग्रीकल्चर के अंदर हमें बजट को ज़्यादा से ज़्यादा और विकास कार्यों के अंदर देना पड़ेगा। चलिए, हालांकि बजट की तैयारियां तो पूरी हो गई है और इस तैयारियों में भजनलाल सरकार मुझे लगता है कोई कमी भी नहीं छोड़ना चाहती। जिस तरीके से हम आए दिन अखबारों में और इनमें देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि भजनलाल सरकार ने हर सेक्टर के लोगों से मुलाकात की है, स्पोर्ट्स सेक्टर्स के लोगों से भी मुलाकात की। स्पोर्ट्स सेक्टर से हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब उनकी क्या कुछ मांगे हैं। जी दानिश जी, क्या कुछ कहेंगे? स्पोर्ट्स में अभी सरकार को बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। आपको एग्जांपल दूँ तो राजस्थान में स्पोर्ट्स काउंसिल सबसे ज़्यादा खेल चलाता है। स्पोर्ट्स काउंसिल के 41 ज़िले अभी राजस्थान के अंदर है, 41 गेम उनमें रजिस्टर्ड है, तो लगभग 1700 कोचों की रिक्वायरमेंट है। अगर एक ज़िले में एक गेम का एक कोच मिले, पर वर्तमान की स्थिति है कि 248 पद ही स्वीकृत है। मतलब सरकार आज से जो पूर्ववर्ती जो भी सरकारें रही, किसी की मंशा थी ही नहीं कि खेल आगे जाए, वरना 248 पद स्वीकृत हो, ऐसा नहीं हो सकता। और उसमें से हम देखेंगे भरे हुए कितने, तो सिर्फ 60 पद भरे हुए हैं। तो सबसे पहले तो राजस्थान में हमें इस जो बजट आ रहा है इसमें सबसे उम्मीद है कि कम से कम 1000 कोचेज़ की वैकेंसी गवर्नमेंट लेके आए। स्पोर्ट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे राजस्थान में आए। ये भी मानते हैं हम कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कमी है, तो उसके लिए एक स्पेशल बजट दें। 1000 कोचेज़ कम से कम की रिक्वायरमेंट राजस्थान को है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अब देखेंगे प्रेजेंट में जो नेशनल गेम्स हुए हैं राजस्थान उसमें 15वें नंबर पर है, और हमसे बहुत छोटे छोटे, हम उत्तराखंड की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, बहुत छोटे छोटे स्टेट हैं जो हमसे ऊपर है। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोचेज़ नहीं है, हमारे पास कोई बजट का विशेष स्पोर्ट्स में है नहीं, इसलिए हम काफ़ी पीछे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जो बजट ला रही है इसमें स्पोर्ट्स को अच्छा लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। खेल और शिक्षा ये दोनों साथ साथ चलते हैं, तो शिक्षा जगत से भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। शिक्षा में आज बच्चों के लिए क्या कुछ ज़रूरी है आने वाले समय में? एक तरफ जहां अशोक गहलोत सरकार जहां पर स्कूल खोल रही है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए थे अशोक गहलोत सरकार के समय में, उन्हें अब भजनलाल सरकार के समय बंद कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, तमाम बातें निकल कर सामने आई, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। जी सर, क्या कुछ कहेंगे एजुकेशन सेक्टर के? सर, एजुकेशन सेक्टर अपने आप में एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पीड़ित और प्रताड़ित अगर कोई वर्ग है तो वो अभिभावक वर्ग है। अभिभावक इतना ज़्यादा शोषित है कि वो सरकार से केवल काम नहीं कर सकता, उम्मीद ही रख सकता है, आशा रख सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, किसी भी सबने घोषणाएं तो बहुत अच्छी की, लेकिन धरातल पर कोई भी योजना देखने को नहीं मिली। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूँगा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों का। अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल जिस प्रकार से खोली गई, जिस प्रकार से उसका प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन उस प्रकार की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं दी गई। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के अंदर हिंदी माध्यम स्कूलों के टीचर लगा दिया, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के टीचर एक भी नहीं रखे, तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी? सबसे बड़ी पीड़ा ये है। दूसरा, अभी प्रेजेंट में जो वर्तमान सरकार ने 450 स्कूलों को मर्ज किया, जिसमें से 259 स्कूलों का अस्तित्व पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दिया। तो ये सबसे बड़ी पीड़ा का दर्द है, क्योंकि जो स्कूल बंद हुए वो कोई मिडिल क्लास या अपर क्लास लोगों के लिए नहीं बंद हुए। जो सबसे ज़्यादा जिनको जरूरत है वो गरीब SI वर्ग के लोगों को जरूरत है, तो उन लोगों को वो स्कूलों से वंचित किया, उन लोगों को शिक्षा
शिक्षा से वंचित किया। इसमें दूसरा एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि सड़क से लेकर शिक्षा भवन तक और मतलब तमाम जगहों पर आज अगर सबसे ज़्यादा असुरक्षित अगर कोई वर्ग है तो वो बालक है, हमारे विद्यार्थी है। क्योंकि ना तो स्कूलों में बच्चा सुरक्षित है, ना सड़कों पे बच्चा सुरक्षित है, ना घरों में सुरक्षित है। कहीं पे भी देख लो, हर जगह। अभी आपने देखा होगा झालावाड़ में बच्ची को मार दिया गया। इसके अलावा टोंक में एक बच्चों को आत्महत्या करने पर मजबूर शिक्षकों के द्वारा किया गया। तो ये ऐसे अनेकों पीड़े हैं जो जिसको अभिभावक फेस कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर बोल नहीं पा रहा क्योंकि उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। तो हमने वर्तमान में अभी 12 तारीख को हम लोगों ने शिक्षा के ऊपर बजट के अंदर अलग से प्रावधान करने की आशा के साथ एक ज्ञापन हमने भेजा है उप मुख्यमंत्री जी को, जिसमें हमने 10 मांगे रखी है। जिसमें सबसे पहली मांग हमने ये रखी है कि जो 450 सरकारी स्कूल मर्ज किए गए हैं उनको वापस रीओपन किया जाए। दूसरा, अभिभावक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर बच्चों को अगर शिक्षित और संस्कारित बना सकता है तो वो अभिभावक बना सकता है, और अभिभावकों की आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए। उसके लिए अभिभावक कल्याण बोर्ड का होना अति आवश्यक है, जो सरकार को बनाना चाहिए। बहुत सारी उम्मीदें हैं, चाहे बच्चों को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे बच्चों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स सेक्टर से और हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, स्पोर्ट्स सेक्टर को लेकर जैसे दानवीर जी ने बताया, काफ़ी सारे पद हैं जिनकी बातें जो है करी जा रही है, लेकिन अभी भी और पद जो है लाए जा सकते थे और अच्छा बेहतर स्पोर्ट्स सेक्टर को बनाया जा सकता है। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं टोटली एग्री करता हूँ दानवीर सर से। जो उन्होंने बोला कि मैं एक क्रिकेट प्लेयर हूँ, मैं क्रिकेट से मेरा बैकग्राउंड है। क्रिकेट में देखें कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत फैसिलिटीज़ मिलती है, बट अगर आप दूसरे गेम्स को देखें उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। और मैं दानवीर सर से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट होना चाहिए प्लेयर्स का। और मेरा एक स्पोर्ट्समैन के नाते ये मानना है कि अगर आप स्पोर्ट्स को डेवलप करेंगे तो जो आपका यूथ है वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उनको एम मिलता है। तो अगर जॉब्स ज़्यादा मिले स्पोर्ट्समैन को और उनको इंसेंटिव दिया जाए जब वो कोई मेडल लाते हैं या कोई टूर्नामेंट जीतते हैं, तो आई थिंक ये गवर्नमेंट को ये कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि स्पोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा मिले। देखिए, आप अपने जो नेबर्स हैं, आप हरियाणा को देखें। मैं जब भी किसी हरियाणा के प्लेयर से मिलता हूँ तो वो मेरे को स्ट्रेट अवे कहता है, मैं जब उससे पूछता हूँ तो मेरे को कहता है कि मैं डीएसपी हूँ या मैं एसपी हूँ या मैं किसी ना किसी जॉब पे वो लगे हुए हैं। और हरियाणा देखें आप, वो स्पोर्ट्स को इतना डेवलप करती है, तो वहाँ का जो यूथ है वो डेवलप हो रहा है। आई थिंक ऐसा कुछ लाना चाहिए जिससे कि राजस्थान भी दूसरे स्पोर्ट्स में भी ऊपर जाए क्रिकेट के साथ। बिल्कुल, तो राजस्थान के जो प्लेयर्स हैं वो भी मेडल्स ला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरत है खेल को और बढ़ावा देने की। और हमारे साथ कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, क्या कुछ कहेंगे आप स्पोर्ट्स को लेकर? सर, मैं स्पोर्ट्स को लेकर के बात नहीं कहूँगा। मैं NSUI संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और छात्र राजनीति की हम लोग बात करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पहला जो एक इंटरेस्ट का पॉइंट है वो यूथ में भी और सभी लोगों में ये है कि ये बजट राजस्थान में बनेगा या दिल्ली से बन करके आएगा। एक राजनीतिक सवाल भी है, क्योंकि राजस्थान की गवर्नमेंट से ये बहुत अपेक्षा थी कि अगर नई गवर्नमेंट आती है जो कल्चर की और हेरिटेज की इतनी बात कर रही है, तो राजस्थानी भाषा को जो रिकग्निशन मिलना चाहिए था वो शायद मिलेगा। दूसरा, एक उम्मीद थी जनता को, ख़ासतौर पर युवाओं को, कि सरकार कुछ आगे बढ़ेगी, पर सरकार तो शायद अपने कदमों को पीछे लेकर के जा रही है। जिस प्रकार राजीव गांधी स्कॉलरशिप को बंद किया गया, जिस प्रकार नेट JRF के जो वजीफे थे वो स्टूडेंट्स के रोके गए, जिस प्रकार की छात्रावासों की जो हालत है जिसकी वजह से आंदोलन छात्राओं को करना पड़ा है, या अगर हम कृषि के विषय में अगर देखें तो ERCP का वादा किसानों से किया गया था, पर वो ERCP का वादा जो था वो सिर्फ एक जुमला भर बन करके रह गया। तो कौशल का विषय हम सभी के लिए बना हुआ है और देखते हैं कल क्या उप मुख्यमंत्री जी के पिटारे से निकल डेवलपमेंट को लेकर जो मांगे हैं वो लगातार निकल रही है। अभिभावक संघ की तरफ से भी हमारे साथ बैठे हैं हमारे मेहमान, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, शिक्षा को लेकर तमाम मुद्दे हैं। अभी हमने सर से भी सुना जिनकी मांग है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है उन्हें वापस रीओपन करने की मांग है। क्या कुछ कहेंगे? जी, सबसे पहली बात तो जब हम बात कर रहे हैं कि भारत अभी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हम जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि अगले 2 सालों के अंदर हम तीसरी इकोनॉमी बन जाए, तो हम जब मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो लेकिन उसके लिए सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास में एजुकेशन सेक्टर सॉलिड हो। ठीक है, तो अगर हमने जो स्कूल्स जो मर्ज कर दिए हैं, पहली बात तो जैसे इन्होंने कहा कि स्कूल्स रीओपन किए जाएं, बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसके अलावा भी छोटे छोटे गाँवों के अंदर भी स्कूल्स खोले जाने चाहिए, सो दैट कि एक एक बच्चे को एजुकेशन मिले। अभी दिक्कत क्या आ रही है कि बच्चों को कई कई किलोमीटर दूर जाकर के जो पढ़ना पड़ रहा है, स्कूल्स नहीं है इस वजह से, तो उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही। तो ये स्कूल्स जो है रीओपन किए जाएँ, जो महात्मा गांधी वगैरह वाले स्कूल हैं ये
उसमें इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों तरीके के स्कूल्स हों, नए स्कूल्स खोले जाएं। इसके अलावा जो हम ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर एजुकेशन के ऊपर जो बजट एलोकेशन है वो ज़्यादा हो, क्योंकि अभी तक एजुकेशन के ऊपर इतना ज़्यादा खर्च नहीं किया जा रहा है। तो जो जितना ज़्यादा तेज़ी से आप एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे उतना ही हमारा जो है देश आगे बढ़ेगा। ये एक मेरा कहना है। चलिए, तो शिक्षा की बात करी हमने, खेलों की बात करी, राजनीति की बात करी, एक स्वास्थ्य की बात भी होना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य की बात जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे हेल्थ सेक्टर को लेकर, क्या कुछ उम्मीद जो है वो जताई जा रही है? जी बिल्कुल, हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य सबसे बड़ा दौलत होती है और स्वास्थ्य किसी भी सरकार की सबसे सर्वोपरि उसका ये होना चाहिए कि स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। मैं बात करता हूँ बजट को कागज़ों से हटकर। राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आज स्थिति यह है कि पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेजों का तो धीरे धीरे वृद्धिकरण हो रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, या मैं बात करूँ कर्मचारियों की, कर्मचारी बिल्कुल नहीं बढ़ रहे। सरकार इंस्टीट्यूशन तो बढ़ा रही है लेकिन कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। राजस्थान की 8 करोड़ की आबादी है, जिसमें मैं लैब टेक्नीशियन संवर्ग की बात करता हूं तो सिर्फ 6000 लैब टेक्नीशियन राजस्थान की 8000 पॉपुलेशन की जांच करना बेहद मुश्किल है, लेकिन कैसे न कैसे व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। साथ ही साथ हम इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं जहाँ पे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी समस्याएं धीरे धीरे और ज़्यादा समाज आ रही है। तो अगर इंटीरियर की बात करता हूँ, वहाँ पे किसी को हार्ट अटैक आया, उसको उस छोटी सी जगह से बड़े हायर सेंटर तक पहुँचाने के लिए प्रत्येक अस्पताल के अंदर एक एम्बुलेंस होनी चाहिए और आईसीयू के आधार पर वो एम्बुलेंस होनी चाहिए, जिससे कि मरीज समय पर बड़े इंस्टीट्यूट में पहुंच सके और उसका इलाज हो सके। मेडिकल कॉलेजों की तो आज सरकार जो जितने भी ज़िले हैं ना, सब ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खुल चुकी, लेकिन उनका इंस्पेक्शन में छोटे से दूसरे मेडिकल कॉलेजों में लगा के उनका इंस्पेक्शन तो कराया जा रहा है। मेरा मूल रूप से कहने का मतलब ये है कि सरकार को इस बजट में, सरकार जो चिकित्सक है, जो नर्सिंग ऑफिसर है, जो लैब टेक्नीशियन और अन्य संवर्ग के लोग हैं, उनके पदों में भी बढ़ोतरी की जाए। जी मैम, हेल्थ की बात हो रही है तो फर्स्ट तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हर गांव में होना चाहिए, जो कि शायद उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना हुआ है लेकिन वो बहुत ही शेडी स्टेट्स में है। अपार्ट फ्रॉम दैट डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं वहाँ पे, तो मेडिकल है, अगर आपने बिल्डिंग बना दी और डॉक्टर्स नहीं है तो वो, और सर ने अभी जो बात की टेक्नीशियंस और वो सब चीज़ तो है ही है। सो बेसिकली आई थिंक इन दिस बजट वी शुड allocate दैट एटलीस्ट each and every village should have primary health center and doctors for the immediate help for any health to the villager. That is what. तो बिल्कुल हेल्थ के लिए बिल्डिंग तो बना दी जाती है, लेकिन वहाँ अगर डॉक्टर्स ही नहीं है तो आखिर उनकी क्या बात होगी। गिग वर्कर हमारे साथ बैठे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मांगे हैं। जी सर, आप बताएं। सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं जयपुर के अंदर, उन लोगों को ना तो दुर्घटना बीमा मिलता है, और पिछले 4 साल में 8 से 9 हादसे ऐसे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके घर वालों को एक पैसा नहीं मिला। दूसरी बात, जो इसमें सबसे बड़ा लोचा यहाँ हो रहा है कि जो बच्चे घर से पढ़ाई के नाम से जयपुर में आते हैं, लेकिन यहाँ आकर वो पर्सनल बाइक लेके और वो चलाने लग जाते हैं। उससे भी गिग वर्कर्स जो काम करने आते हैं, जो 24 घंटे काम करते हैं, उनको काम नहीं मिल पाता है। और जो घर वाले सोचते हैं हमारे बच्चे जयपुर में पढ़ रहे हैं, वो यहाँ के आवारागर्दी में डोलते रहते हैं। तो इसके लिए भी जो कंपनियों को दिशा निर्देश दे रखे हैं, कंपनी वो पूरी तरह से नहीं निभा रही है। दूसरी बात, जो काम कर रहे हैं गिग वर्कर्स, उनके लिए जो कंपनी जो दिशा निर्देश सरकार ने दे रखे हैं, उस पर कंपनी काम नहीं कर रही है, क्योंकि उनको मिल ही नहीं रहा। जो सरकार जो देना चाह रही है उनको मिल ही नहीं रहा। दूसरी बात, पिछली सरकार में गहलोत सरकार ने एक इसकी समिति बनाई थी गिग वर्कर्स के नाम से, जिसमें तकरीबन 6000 के समथिंग रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो इस सरकार जब बनी है तो वो उस समिति का भी मेरे को तो लग नहीं रहा कि कुछ होने वाला है। तो मैं इस सरकार से यही कहूँगा कि जो समिति गहलोत सरकार ने बनाई थी उस पर भी चर्चा की जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो वर्कर हैं उनको कुछ मिल सके। जी सर, यही। चलिए, शुक्रिया। और एजुकेशन को कुछ ऐड करवाना चाहूँगा। जी बताएं। सर, एजुकेशन के अंदर मैं अभी जैसे मैंने सरकारी स्कूलों को लेकर बात करी, उसी स्तर पर प्राइवेट स्कूलों को लेकर भी है। फीस एक्ट 2016 कानून, 2016-17 कानून वसुंधरा राजे सरकार के समय पर बना था, जो 2020 तक कोर्ट के अंदर रहने के चक्कर में अटक गया था। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट से पास होने के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट से पास होने के बावजूद भी आज तक वो फीस एक्ट लागू नहीं हो पाया है। तो मैं वर्तमान सरकार से यही आशा करना चाहूँगा कि सख्ती के साथ उस फीस एक्ट की निजी स्कूलों के अंदर पालना सुनिश्चित
करवाई जाए, स्कूलों के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे अभिभावकों को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है महंगी फीस की, उससे निजात मिल सके। उससे कहीं ना कहीं निजात मिले, क्योंकि आज के समय में जो स्कूलों की फीस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है आम जनता के लिए। खेती और किसानी, ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लगातार हर बजट में इसकी बात की जाती है। खेती किसानी से भी हमारे साथ लोग बैठे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बिजली, पानी, तमाम मुद्दे हैं किसानों के, तो जानने की बात करेंगे, कोशिश करेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं इनके, आखिर सरकार से बजट से क्या कुछ उम्मीद है। जी सर। मैं डॉक्टर अतुल गुप्ता, चेयरमैन ऑर्गेनिक फार्मा प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देखिए, राजस्थान राज्य कृषि प्रधान राज्यों की श्रेणी में आता है और यहाँ पर कृषि क्षेत्र जो है लगभग 70 से 80% है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण फसल जीरा होता है, सरसों होती है, धनिया होता है। मसालों की श्रेणी में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में से हैं, लेकिन राज्य के सरकार को सबसे पहले निर्यात नीति में एक बहुत ज़्यादा सहयोग देने की आवश्यकता है कि निर्यात की दृष्टि से हम यहाँ के फूड खाद्यान्नों को एग्रीकल्चर किसान कैसे एक्सपोर्ट कर सकता है, उस पर एक योजना बनाने की आवश्यकता है। एक अच्छा खासा फंड देने की आवश्यकता है। दूसरा, पूरे भारत में अभी थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक कृषि, औषधीय पादपों की कृषि के ऊपर बहुत जोर दिया और एक बड़ा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग बनाया। अभी जो देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से प्राकृतिक कृषि को राजस्थान में इम्प्लीमेंट करना चाहती है, लेकिन किसी कृषि विज्ञान केंद्र की कमी होना, एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पास में पूरा डेटा नहीं होना, रिसर्च की कमी होना एक बहुत बड़ा कारण साबित होगी, जिससे कि प्रदेश में ये सुविधा जो है, ये खेती लागू नहीं हो पाएगी। तीसरा, एक हमारे यहाँ पे जो बड़ी समस्या है वो है बिक्री की। जब उत्पादन अधिक होता है तो उसके ऊपर भाव नीचे गिर जाता है और उत्पादन कम होता है तो भाव ऊपर चला जाता है। अभी यहाँ सरसों के ऊपर, यहाँ जीरे के ऊपर ये लगातार देखा गया। तो हमारी जो ये डिमांड है कि राज्य सरकार जो एमएसपी के तहत जितना मटेरियल खरीदने का अनुबंध है उतना मटेरियल खरीदे, जिसमें 23% तक उसको खरीदना है, लेकिन वो 6 से 7% ही खरीद पाती है। तो राज्य सरकार अपने बजट में ये प्रावधान लगाए, साथ में अपने संसाधनों को एक्टिव करे और किसानों का उपज लगभग जो उचित उपज है उसको खरीदने के लिए केंद्रित करे अपने विभाग को। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तीसरी बात यह है कि अभी पलायन की जो ग्रामीण पलायन है वो पलायन जो है वो कम नहीं हो पा रहा है और उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारी स्कीम्स दी गई हैं, लेकिन राज्य सरकार अभी उस पूरी करने के लिए अभी मेरे को लगता है सक्षम नहीं है। साथ में पशुपालन और गौपालन पर भी कार्य जो है बहुत सूक्ष्म गति से चल रहा है। वित्त मंत्री जी को इस पर बजट देना चाहिए, क्योंकि गौपालन पर बहुत कम बजट है, सेस की तरफ से भी इनकम है, लेकिन बजट जो है वो पशुपालन के क्षेत्र में नहीं लग रहा है। एक समस्या ये देखी गई है कि गाय जो है वो आज भी पूरे प्रदेश में 90% गाय जो है वो रोड पर प्लास्टिक खा रही है, और जबकि वो होनी चाहिए किसान के खेत के ऊपर। और किसान को, गौशालाओं को और राज्य सरकार के विभागों को चाहिए कि गोबर जैसे निर्यात होता है, गोबर की खाद बनती है, जिस प्रकार से हम यूरिया को इंपोर्ट करते हैं चाइना से, उसको इंपोर्ट नहीं करें और यहाँ की गौशालाओं को और किसान के गौपालकों के को ही एक केंद्र बनाया जाए। तो इस तरीके का हमारा सुझाव है, हमारी व्यक्तित्व मतलब डिमांड है कि इन पर जो है सरकार अपना ध्यान आकर्षित करे। किसानों की अपनी मांगे हैं, युवा जो है वो एक बड़ा मुद्दा बना रहता है। एक बार वापस से युवा साथी जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, ऐसा है, 2 बातें और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। एक तो प्रदेश में लंबे समय से हम आंदोलन कर रहे थे कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था, सारे सबूत मिलने के बाद भी सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पाई, और इसको लेकर एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने भी कहा, कोर्ट ने भी इनको फटकार लगा दी। सारी चीज़ें होने के बावजूद भी सरकार अभी तक मौन है। तो प्रदेश के युवा 8 लाख जानना चाहते हैं जिन्होंने एग्जाम दिया कि आप क्यों इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं कर रहे। क्या आपका स्वार्थ है? जब सारी चीजें क्लियर हो गई तो आपको रद्द करना चाहिए, प्रदेश के युवाओं के साथ में न्याय करे।
और दूसरा सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पिछली सरकार में 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र लगे हुए थे, जिनको सरकार ने, बीजेपी ने सत्ता में आते ही बाहर कर दिया। वो सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। अब सरकार अटल सेवा प्रेरक लगाने जा रही है, तो मेरा सरकार से निवेदन है, इस बजट में जो 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र थे उनको समायोजित करते हुए उनके साथ भी न्याय करें, जिससे वो जो राजीव गांधी युवा मित्र है, उनके जो घर परिवार है, उनको भी राहत मिल सके सर। चलिए महिलाओं की भी बात करेंगे। महिला नेता जो है हमारे साथ हैं। चलते चलते मैम, लास्ट स्टेटमेंट क्या कुछ कहना चाहेंगे? आधी आबादी को आप प्रतिनिधित्व करती है, आधी आबादी का, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, आधी आबादी की बात है तो यहाँ पे बच्चों की बात ना हो। जिस तरह से अगर हम अपने बीजों को सहेज के नहीं रखेंगे तो फल और छांव की अपेक्षा हम नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए, जो बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात हम कह रहे हैं कि आज हमारा राजस्थान एक शिक्षा का हब बनता जा रहा है। बच्चे अपने परिवारों से दूर आते हैं यहाँ शिक्षा के लिए, तो यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि बच्चों के, जो बच्चे भटकाव हो रहा है, जैसे मैंने सोशल मीडिया की बात की, उससे सुरक्षा तो मिले ही, साथ साथ जो बच्चे बहुत ज़्यादा जो कहते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, सुसाइड के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और अगर मैं बात कर रही हूँ अभी नशे की, क्योंकि नशे की जो वो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो बच्चे हैं वो नशे की चपेट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ा जागरूकता अभियान चलाए जाए, क्योंकि जो स्कूल कॉलेजेस कोचिंग है वहाँ पे हो कि नशे से दूर रखा जाए। साथ साथ मैं ये मांग करना चाहूँगी कि जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस हैं, क्योंकि बच्चे आजकल डिप्रेशन का, एंजाइटी का इनका ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो काउंसलिंग है, काउंसलर जो होते हैं वो हर एक स्कूल, कॉलेजेस और हर एक कोचिंग हब में काउंसलर्स किए जाए, क्योंकि काउंसलर्स ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि आम जो प्राइवेट होते हैं तो वो उन पर आम जनता या आम बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं। तो हर एक इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग सेंटर में काउंसलर्स बिठाए जाए, ताकि उनकी जो समस्या है उनका हल जल्दी से जल्दी हो जाए और नशे की प्रवृत्ति में ना आए बच्चे और अपने भविष्य को सहेज कर रख पाए। मैं पॉजिटिव नोट के साथ में यही है कि हमारा जो बजट है, वैसे पिछला, वर्तमान सरकार ने जो पिछला बजट था वो ऐतिहासिक बजट रहा है, और वित्त मंत्री हमारी मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने बहुत अच्छा बजट रखा था। तो उसी के साथ साथ मैं इस बार भी आशा करती हूँ कि जो हमारा बजट है वो आंकड़ों का खेल ना बनकर जो हमारे प्रत्येक वर्ग को साधने वाला बजट होगा, उनके सपनों का आधार बनेगा। साथ साथ हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा, हमारे किसानों को सम्मान मिलेगा, हमारी जो महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण की राह मिलेगी, और साथ साथ में जो प्रत्येक जो परिवार है उनको बेहतर शिक्षा, सुरक्षा, उसकी सौगात मिलेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव हम लोग हैं, सकारात्मक एक नोट के साथ में मैं बिल्कुल, सरकार जो हमारा राजस्थान है वो सिर्फ प्रगति ही नहीं करेगा, बल्कि हर एक परिवार, हर एक जन के खुशहाली और विश्वास की अलख जगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो तमाम सेक्टर्स से हमने जानने की कोशिश करी क्या कुछ उम्मीदें जो हैं कल के इस बजट से सरकार से जो है आम इंसान जो है वो संजोए बैठा है। तो एक बार वापस से हमारे जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनका रुख करूंगा। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता से जानने की कोशिश करूंगा। मैम, तमाम आपने हर सेक्टर के लोगों को सुना, जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उन्होंने अपनी अपनी राय दी, आप लोगों ने सुना, क्या कुछ कहेंगी जो आगामी जो बजट है उसको लेकर? अब आपका क्लोजिंग नोट क्या रहने वाला है? बिल्कुल, जो हमारे यहाँ पे वक्ताओं ने बात की है उन्हीं में से मैं कुछ बातें लेकर बात कहना चाहूँगी। एक यहाँ पे स्वास्थ्य की बात हो रही थी, तो जो राइट टू हेल्थ लेके आने वाला, राजस्थान पहला राज्य था पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ लेके आया गया, और जिसमें चिरंजीवी योजना और RGHS में लोगों को बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही थी। लेकिन वर्तमान सरकार में उन सुविधाओं पर कहीं ना कहीं रोक लग गई है, कभी तो बिल पास नहीं हो रहे या बजट नहीं आ रहा। तो इन सब असुविधाओं को दूर किया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य किसी का भी एक प्राइमरी राइट है, तो ये सबको मिलना चाहिए। और दूसरी बात, अभी गिग वर्कर्स की बात हुई, तो राजस्थान गिग वर्कर्स के लिए भी एक्ट लेके आने वाला पहला राज्य था, लेकिन उस एक्ट को ना तो आज तक इम्प्लीमेंट किया गया और ना ही उनके अभी तक रूल बन पाए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगी, हमारे लाखों करोड़ों जो गिग वर्कर्स हैं जो अपना एक इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उनको जो सुविधाएं हैं, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं, उनको रोजगार की सुरक्षा की सुविधाएं ये मिले, तो राजस्थान गिग वर्कर्स के जो रूल्स हैं वो जल्दी से जल्दी बनाए जाएं। और तीसरी बात, जो एक फिजिकल प्रूडेंस की बात है, हमारा FRBM एक्ट पास हुआ था 2005 के अंदर, उसमें कहीं ये हमने कहा था कि हम जो फिजिकल डेफिशिएट है उसको 3% तक सीमित रखेंगे। लेकिन आज भी जो हमारा अभी साल गया है 24-25, उसमें हमारे ऊपर 6.40 लाख करोड़ का कर्जा है, तो जो हमारा फिजिकल डेफिशिएट है वो 3.9% है, और हमारी जो राजस्थान सरकार की रेवेन्यू रिसीट्स है उसका
14 से 15% हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इस लोन को भी कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि 100 रुपए में से अगर 14 रुपए हम इंटरेस्ट पे ही खर्च कर देंगे तो बाकी हमारे पास डेवलपमेंट वर्क्स के लिए कहाँ पैसा नहीं बचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि कल का बजट राजनीति से ऊपर उठकर आम आदमी के लिए कुछ अच्छा लेकर आने वाला होगा, और जो हमारे समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ती जा रही हैं उनको कहीं ना कहीं ये कंट्रोल करने वाला बजट होगा। चलिए, अब क्लोजिंग नोट जो है, चूंकि सर बीजेपी सरकार जो है इस वक्त सत्ता में है, कल बजट आने वाला है, तो क्लोजिंग नोट सबको हमने सुना, विपक्ष को भी सुना, हर सेक्टर से हमने बात जानने की कोशिश करी, महिलाओं का क्या कुछ कहना है। अब आप क्या कहेंगे क्लोजिंग नोट कल के इस बजट को लेकर? आम जनता जो है इतनी उम्मीदें संजोई बैठी है, कितनी उनकी उम्मीदों पर सरकार जो है वो सफल उतरने वाली है? देखिए राहुल जी, आम जनता जो सारे काम बता रही है, भारतीय जनता पार्टी एक एक सब्जेक्ट को लेकर के और कार्य कर रही है जिससे कि जनता लाभान्वित हो, और उनका एक होता है ना रियल, एक तो अपग्रेडेशन हो, और एक केवल आप घोषणाएं करते रहें और 5 साल निकल जाए, लास्ट के अंदर आपको याद आए कि भी अब हमको सोशल गारंटी भी देनी है, अब हमें बहुत सारी योजनाएं भी करनी है और हमें जीतना भी है, वरना असुरक्षा के भाव में ही जीते रहे 4.5 साल। ये हम लोगों का नहीं है। देखिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। पहले ही आप देखिए, अभी हमारे जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि 15% हमारा इंटरेस्ट रेट पे चला जाता है। आप इस बात को समझिए, 5,59,000 करोड़ का कर्ज छोड़ के गई थी कांग्रेस सरकार। अब उस वक्त आपको याद नहीं आ रहा था, जबकि आप बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जो आपको लगता था कि वो नहीं पूरी हो पाएगी, जैसे मोबाइल देने की योजनाएं। और देखिए, कोई भी चीज़, अभी जैसे बेरोजगारी की बात हो रही है कि बेरोजगारी पहले भी लग रहा था कि भी बेरोजगारी है वो बढ़ रही है, तो उसको कम कैसे किया जाए। तो उसी के लिए 2 बातें हैं। एक, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख सरकारी नौकरियों की बात की 4 साल में, 59,236 नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, 81,000 पदों पर भर्तियों का कैलेंडर निकाल चुके हैं, और 1,72,000 और 990 पदों की भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है। तो ये सब काम समानांतर चल रहे हैं, ये रुकने वाले नहीं। और बहुत सारे अभी मैंने जो अन्य प्रतिनिधि हैं अलग अलग क्षेत्र से, उन सब की बात सुनी। सबकी अपनी अपनी देखिए डिमांड है, बहुत अच्छी है, और हम चाहते हैं कि सभी की डिमांड पूरी हो। बट उसके लिए, सबकी डिमांड पूरी होने के लिए एक चीज़ चाहिएगी, वो है बजट, वित्त। अब देखिए, केंद्रीय करों में, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो केंद्रीय करों में आपने अभी 2-3 दिन पहले ही सुना होगा कि 10,000 करोड़ रुपए हमको मिल रहा है। इस बार 6 लाख करोड़ का बजट आ रहा है, जो पिछली बार से करीब 1.5 लाख करोड़ से अधिक ज़्यादा बढ़ रहा है। तो और पूंजीगत इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उसके अंदर भले वो खेल हो, भले वो स्वास्थ्य हो, भले वो शिक्षा हो। देखिए, बहुत सारी ये चिरंजीवी योजनाओं को लेकर के कहते हैं। आप बताइए कि किसी बड़े हॉस्पिटल राजस्थान के ने चिरंजीवी योजना को एक्सेप्ट किया था क्या? नहीं किया ना। जन औषधि है, पूरे उससे लाभान्वित हुए या नहीं? पूरा भारत ही नहीं, राजस्थान में भी गांव-गांव तक जन औषधि केंद्र खुले हैं, और उसमें दवाइयाँ की रेट्स बहुत कम हुई है, 70-80% कम रही। कैंसर को लेकर के 300 बीमारियों को लेकर के जो कि गंभीर बीमारियां होती है, उनको लेकर 300 औषधियाँ दी गई हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं, चिकित्सालय हर डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं, लेकिन अपने को भी नैतिक आधार भी रखना पड़ेगा। जैसे महिला सुरक्षा है, स्कूली शिक्षा के अंदर नैतिकता विषय को आप अगर कम कर दोगे, आप बताइए, मैं कहता हूं कि भी हम लोगों का है कि वैचारिक स्तर पर परिवर्तन आए। प्राइमरी बच्चा है वो ये जाने कि ये एक सिंपल सा कि ये गीला कचरा है, सूखा कचरा है, या क्या है, इसको मेरे को कहाँ डालना है। ये इसके लिए कोई बहुत बड़ी मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, उस बच्चे को समझ होनी चाहिए कि कचरा कहाँ फेंका जाए। ये बहुत छोटी छोटी मूलभूत बातें, स्वच्छता को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, इन सब का बहुत हम फोकस रख रहे हैं। विचार आप बच्चों से देना शुरू कर दें तो बहुत सारी समस्याएं तो वैसे ही हट जाएगी। और देखिए, हम
एक एक मुख्यमंत्री जैसे ही सरकार बदलती है वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बोलते हैं कि 6 लाख प्राइवेट नौकरियां देंगे, 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। कैसे? जबकि 5 साल में 1.25 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां नहीं दी गई कांग्रेस गवर्नमेंट में, और हम 8-8 गुना ज़्यादा देने की बात कर रहे हैं। इसके लिए धन की जरूरत होती है, अर्थ की, और उसके लिए राइजिंग राजस्थान ये नहीं कि लास्ट में कि आप अंतिम वर्षों में लाओ, नहीं, पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान लाए। और उन्होंने देखिए खुलकर ये भी कहा माननीय मुख्यमंत्री ने कि 1 साल बाद वो खुद बैठेंगे कि कितना प्रतिशत 35 लाख करोड़ के एमओयू में कितना प्रतिशत वो एमओयू सक्सेसफुल चले गए, कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उससे हमारी वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ होगी। कृषि बिल्कुल हम खुद देखते हैं कि बहुत बड़ा आधार है राजस्थान का, तो कृषि में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और देखिए अभी बात हुई थी कि भी एआई आ चुका है, और देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निश्चित रूप से लोगों को धीरे धीरे सहयोग प्रदान कर रहा है। वो बहुत सारी जगह पर बहुत इंटेलिजेंसी के साथ काम कर रहा है, और धीरे धीरे राजस्थान है वो उसके अंदर माध्यमिक शिक्षा में भी हम एआई शिक्षा को इंक्लूड कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड कर रहे हैं। 2 साल में तो बहुत परिवर्तन आएगा। 4 साल बाद तो ऐसा माना जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगी, और जो कि ये सब चीज़ें हमारे ध्यान में है। स्टार्टअप, आप देखिए स्टार्टअप के अंदर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो रोजगार है, नए नवाचार हैं, उसके तहत रोजगार दिए जाए। खिलाड़ियों की भी जहाँ तक बात करते हैं, आपने अवनी लेखरा का नाम सुना होगा, स्वर्ण पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता है। और देखिए 1580 खिलाड़ियों को 24.49 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और नेशनल खिलाड़ी स्टेट के जो भी स्टेट का नेशनल खेलता है उसको सरकारी नौकरी में स्पेशल प्रोविजंस हैं। और अभी जो ये 4 लाख सरकारी नौकरियां, उसमें स्पेशल प्रोविजन खिलाड़ियों को दिया ही जाता है, हमेशा दिया जाएगा। और इस बार भी इस बजट में भी निश्चित रूप से बहुत सारे प्लेग्राउंड्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और खिलाड़ियों के लिए रोजगार भी आएगा, उनको स्कॉलरशिप्स भी आएंगी। देखिए बात ये है कि केवल बांटा नहीं जाए। राजीव गांधी योजना, जिसे आप कह रहे हो कि भी बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाए, हम ये चाहते हैं कि व्यक्ति अपनी नैतिकता के साथ अपनी जिम्मेदारियां भी समझे, और उन जिम्मेदारियों को निभाना भी उसे आना चाहिए। ये हमारा फोकस इस पर है। और जो इस बार जो भी देखिए पीएम सूर्य घर योजना है, मुफ्त बिजली की योजना जो चल रही है वो ठीक है, वंचितों के लिए बहुत बढ़िया है। खुद आह्वान किया, प्रधानमंत्री जी तक आह्वान कर चुके कि भाई गैस सब्सिडी है, जो छोड़ना चाहे छोड़ दीजिए, और जिसको ज़रूरत है उसको 450 रुपये में हमने कहा कि हम देंगे, तो हम दे रहे हैं। हमारे जो संकल्प हैं, जो गारंटियाँ हैं, वो गारंटियाँ निभाने के लिए जो वित्त की आवश्यकता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, वो हम करेंगे। इंडस्ट्री के लिए जैसे एक आया कि भाई बहुत सारी जगह पर इंडस्ट्री कन्वर्जन नहीं होता, कभी लैंड नहीं मिलता, कभी वित्त नहीं मिलता, कभी मॉनिटरिंग की इशू होती है, कभी और दूसरे। इन सब के लिए इस बार सिंगल विंडो सिस्टम रखा गया है। 25 आईएएस उसके अंदर स्पेशल प्रोविज़न के तहत लगाए गए हैं। उनको यदि कोई भी समस्या है तो वो उसके अंदर जाए, उसका निराकरण करे। इनफैक्ट आप ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी ये देखा जाता है कि कौन सा अधिकारी कितनी देर तक वो फाइल रखता है, कितने आधे घंटे में उसको सॉल्व करता है, कितने टाइम में डिस्पोजल हो रहा है। तो ये एक अच्छी, देखिए बहुत सहजता से बता रहा हूँ कि कोई भी समस्या 1 मिनट में नहीं सॉल्व हो सकती, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, और उसी प्रयासों में हमारी सरकार का बहुत ध्यान है। हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर हो, पर्यटन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली। अब बिजली के लिए आप बताइए कि जो पिछली सरकार में यदि बिजली का वायर है, अंडरग्राउंड वायर है, वो अगर ख़राब तरीके से लिया गया और वो अंदर ही गल जा, मतलब अगर मान लीजिए ख़राब हो रहा हो तो उसको बदलने में समय लगता है। हम एक दिन में जो हाईएस्ट बिजली यूज़ करते हैं वो 30,000 मेगावाट तक, अगर हमारी ज़रूरत है राजस्थान की, करीब 30 हाईएस्ट है, 30-31 हज़ार से ज़्यादा कभी भी नहीं गया। हम अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं 22,000 मेगा वाट के करीब।
मैं आपको अश्योर करता हूँ कि स्पेशली जो ऊर्जा मंत्री है उन्होंने भी ये अश्योर किया कि 2027 से पहले ऊर्जा क्षेत्र के अंदर राजस्थान आत्मनिर्भर बन जाएगा। न केवल आत्मनिर्भर, हम दूसरे स्टेट्स को भी सप्लाई करेंगे। निश्चित रूप से सोलर ऊर्जा में भी हम बहुत सही हैं। हमारे यहाँ 1.44 लाख क्षमता की सोलर एनर्जी है। लेकिन अगर आपने गलत MOU कर लिए, आप पिछली सरकारों ने यदि पूरे का पूरा जो बिजली प्रोडक्शन है वो आपने दूसरी कंपनियों को दे दिया और राजस्थान को सस्ती बिजली नहीं दी, तो क्या किया जाए? अब हमने नए जो MOU है उसमें सस्ती बिजली का प्रावधान किया है। तो हम पॉलिसीज मैटर्स में हर चीज़ जो कि जनता की लेकर के और उसके अपग्रेडेशन को लेकर और भलाई के लिए होना चाहिए, उन सब पे ध्यान दे रहे हैं। और अच्छा बजट आएगा, सुनिश्चित मैं करता हूं कि जनता के हितकारी बजट आने वाला है। आप सुनिश्चित रहिए, कल हम फिर यहीं पर मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, बात करी हमने सरकार के बाशिंदों से, विपक्षी नेताओं से भी जानने की कोशिश करी, साथ ही हर सेक्टर के जो एक्सपर्ट हैं, जो आम जनता की बातें लेकर आज यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हमने जानने की कोशिश करी कि आम जनता के आखिर इस बजट को लेकर क्या मुद्दे हैं। चाहे वो शिक्षा का सेक्टर हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे महिलाओं की बात हो, गिग वर्कर्स की भी बातें हैं, युवाओं की बातें हमने करी। तो तमाम मुद्दों पर आज हमने इस प्री बजट में चर्चा की है। अब जो बजट का पिटारा है, कल हमारी उप मुख्यमंत्री और साथ ही वित्त मंत्री दिया कुमारी जो है वो पिटारा कल खोलने वाली है। अब उस पिटारे में क्या कुछ निकल के आता है आम जनता के लिए और बाकी सभी सेक्टर्स के लिए, ये एक देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे सभी मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।